हाँ भाई, आइए सभी प्रशासनिक अधिकारी आ गए। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो? बाकी क्या हाल चाल है आपके? ये सारे कहाँ चले गए प्रशासनिक अधिकारी? चाय पीने चले गए क्या? अच्छा, बताओ क्या पढ़ रहे थे आप लोग? विधान परिषद पढ़ रहे थे क्या? विधान परिषद में कहां तक पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या कह रहे हो? जूते खाओगे सारे के सारे, ध्यान रखना। हाँ, अरे आवाज बंद कर दे रे, आगे से गला खराब चल रहा है, ऊपर से ऊंचा। और हाँ, मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव में पावरफुल कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है भाई। राज्य में सबसे पावरफुल मुख्य सचिव होता है, और कैबिनेट सचिव तो केंद्र में बैठता है ना। दोनों में से प्रशासन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? आप किसकी बात कर रहे हो? मतलब एक तो केंद्र में बैठता है कैबिनेट सचिव, और राज्य में बैठता है मुख्य सचिव। जो केंद्र में सारी प्रशासनिक शक्तियां संभालता है वो संभालता है कैबिनेट सचिव, और राज्य में प्रशासन का सर्वोच्च मुख्य होता है मुख्य सचिव। इन दोनों में पावरफुल होता है कैबिनेट सचिव। क्यों? क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र में सचिव के समान शक्ति दी गई। हाँ, क्या बोला? हाँ, राज्य में मुख्य सचिव होता है। मतलब उन्होंने कहा भाई, आपको अगर सीधा साधा प्रश्न ये पूछ लेना कि कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव में पावरफुल कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। ये बोला होगा राज्यों में सबसे पावरफुल मुख्य सचिव। तो एक आदमी प्रश्न बताओ मेरे को। अरे एक आदमी बोलो यार, सारे बोलो। हाँ, अरे चुप हो जाओ रे, ये प्रशासनिक अधिकारियों का बैच है। हाँ, अरे इसको बोलने दो, शांति। हाँ हाँ, देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्र में उन्होंने बताया ना कि गृह सचिव, वित्त सचिव, रक्षा सचिव। गृह सचिव, वित्त सचिव और रक्षा सचिव के बराबर होता है मुख्य सचिव। मैंने पहले बोला, लेकिन एक इन्होंने लाइन बोली ना कैबिनेट सचिव। ये कैबिनेट सचिव किसी एक विभाग का मुखिया नहीं होता है। राज्य में मुख्य सचिव को एक विभाग का मुखिया होता है क्या? मुख्य सचिव सचिवों का सचिव होता है। और उसी तरीके से केंद्र में कैबिनेट सचिव सचिवों का सचिव होता है। कैबिनेट सचिव को आप रक्षा सचिव के समकक्ष कैसे लोगे? कैबिनेट सचिव को रक्षा सचिव और वित्त सचिव के समान कैसे लोगे आप? ठीक है, मैं अभी बात करता हूं, वो भी मैं जाऊंगा खाना खाने, तो वो भी खाना खाते मिल जाएंगे मेरे को ना। वो पब्लिक एडवाइस नहीं बोलेगा। राज्य के मुख्य सचिव के समान केंद्र में कोई पद नहीं है, बिल्कुल सही है। हालांकि तो मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिव की भूमिका निभाता है, तब ये केंद्रीय कैबिनेट सचिव के समान होता है, बिल्कुल सही बात है। अन्यथा इसको दायरे के समान केंद्र में कोई अधिकारी नहीं होता है। जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव मिलकर करते हैं, वो अकेला मुख्य सचिव करता है। मुख्य सचिव कोई प्रशासनिक बाहुबली तो अतिशय, हाँ प्रशासनिक में बाहुबली होता है, मुख्य सचिव में मानता हूं। लेकिन ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि मुख्य सचिव के समान केंद्र में, चलो मुख्य सचिव पद नहीं होता है, लेकिन केंद्र में मुख्य सचिव की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? कैबिनेट सचिव करता है ना भैया। ठीक है, कैबिनेट सचिव। अभी मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, मेरे वाली लाइन आपने उनको नहीं बताई कि मुख्य सचिव को केंद्र में अन्य सचिव के समान दर्जा प्राप्त होता है। फिर क्या बोला उन्होंने? क्या गलत है? हाँ, गलत क्या? किसी की नहीं सुनते? चलो आधा भी मैं बात करूंगा ना। अरे नहीं, आपका कुछ नहीं कहूंगा, मतलब मुझसे उनका क्या विचार था, उनके लिखवाते समय अलग भाव हो सकते हैं, वो गलत मैं नहीं कह रहा हूं, वो गलत है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कैबिनेट सचिव भी है ना, मुख्य सचिव के समान केंद्र में कोई पद नहीं होता है, सही बात है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता है ना कि कैबिनेट सचिव को आप एक सचिव का मतलब एक विभाग का सचिव मान लोगे। भाई राजस्थान में इन्होंने ये लाइन भी गलत है। आप तो बोल रहे हो ये लाइन भी गलत है कि मुख्य सचिव गृह सचिव भी होता है, वित्त सचिव भी होता है। अरे क्यों होता है? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास विभाग इसलिए होता है। बाकी कल के दिन राजस्थान का गृह मंत्रालय किसी और को देंगे, गृह विभाग, तो क्या सचिव अलग नहीं बनेगा क्या? कल के दिन कभी वित्त मंत्रालय किसी और को दोगे, क्या वित्त सचिव अलग नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। और फिर वो गृह सचिव और वित्त सचिव अपने पास कैसे रख पाएगा? हाँ, आपको मैंने लिखवाया कि मुख्य सचिव अवशिष्ट वसीयतदार होता है। बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे विभाग जिनका कोई सचिव नहीं होता है, उनका सचिव मुख्य सचिव होता है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना, जरूरी थोड़ी मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेगा हर बार गृह मंत्रालय। गृह विभाग पिछली सरकार में गुलाबचंद कटारिया के पास था, तो क्या गुलाबचंद कटारिया का अलग सचिव नहीं था क्या? तो फिर वो मुख्य सचिव के पास कैसे आया? हाँ, केंद्र में गृह मंत्री अलग है, केंद्र में वित्त मंत्री अलग है, प्रधानमंत्री अपने पास नहीं रखता ये विभाग। कल के दिन रख ले तो कैबिनेट सचिव भी तो लगेगा ना, रखता नहीं है, व्यवहार में अलग चीज है। और राज्यों में भी कोई जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री और गृह मंत्रालय दोनों अपने पास रखे, कोई जरूरी नहीं मुख्यमंत्री के पास। वो तो ठीक है कि ये बस इनकी शक्ति है ना, ये खुद ही बस अपने को पावरफुल थोड़ा रखना चाहते हैं, इसलिए वो मंत्रालय अपने पास रख लेते हैं, बाकी रखना कोई जरूरी नहीं है। तो आप ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हो कि मुख्य सचिव, हाँ मुख्य सचिव पद नहीं होता है लेकिन कैबिनेट सचिव तो होता है ना, इसलिए दोनों में पावरफुल तो कैबिनेट सचिव। देखो हम मुख्य सचिव को पावरफुल नहीं कह सकते। मुख्य सचिव इन्होंने इसलिए पावरफुल बोला, वर्तमान परिस्थितियों में पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में गृह मंत्रालय भी और वित्त मंत्रालय दोनों मुख्यमंत्री के पास है, तो उनके सचिव के रूप में काम करता है। तो ये आप कैसे लाइन लिख सकते हो कि कैबिनेट सचिव तो कैबिनेट सचिव होता है, केंद्र में रक्षा सचिव अलग होता है, वित्त सचिव अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आपने आगे क्या लिखा? राज्यों में सारे काम वो मुख्य सचिव करता है। किसने कह दिया करता है ना? चलो, अरे अभी मैं बात कर रहा हूं ना, चिंता मत करो इस मुद्दे पर। नाम सहमत क्या कर सकते हैं बताओ? मैं कल बता दूंगा किसकी बात सही माननी। पहले मैं सबसे तो बात कर लूं उनके भाव क्या है। अरे तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं रहने दूंगा, बस कल मैं बता दूंगा। वो सर नहीं बताया तो कल मैं आते ही मेरे को याद दिला देना। हाँ, नहीं तो अलग अलग होते, आईएएस होते दोनों, मुख्य सचिव के पास होगी नहीं होगी। क्यों? शक्ति पर ज्यादा मुख्य सचिव के पास है। ये पब्लिक में कौन सा टॉपिक आ गया सचिव वाला? तो तुमको तो भी करना है। राज्य प्रशासन, अच्छा वो भी पढ़ा है क्या? पर मैं भी पढ़ा हूं। वो क्या पढ़ रहे हैं? मेरे वाले पढ़ रहे हैं क्या? मतलब राज्यपाल वगैरह तो नहीं पढ़े? मतलब कितना सुख भोगोगे तुम, एक से पढ़ लोगे अलग बोलोगे नहीं हमको पढ़ा दें। क्या हुआ? क्या उसको कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी बात मेरे को समझने के लिए अलग कोई टैबलेट खा के आनी पड़ेगी क्लास में। एक आध बोलो तो तुम्हारी कोई बात समझ में आए। मतलब वो राज्यों का प्रशासन पढ़ा रहे तो मैं थोड़े दिन होल्ड कर दूं और क्या?
वो अलग है। हाँ, अभी तो ये क्यों कह रहे हो राज्य का प्रशासन पढ़ रहे हैं? हाँ, टॉपिक का नाम अलग हो सकता है, सचिवालय के बारे में बता रहे होंगे सर। चलो बताओ विधान परिषद के बारे में क्या पढ़ रहे थे आप? कल मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है ना? मेरे से पूछ लेना, कल आते मैं बात करूंगा। प्राक्कलन समिति के विभाग लिखवाने अभी आई नहीं है, सूचना पूर्ण आएगी तब लिखवा दूंगा, अभी नहीं लिखवा रहा। प्राक्कलन का और प्राक्कलन खा के विभाग लिखवाने ना। हाँ, मेरी जो मूलतः किताब है वो भी जोधपुर है, मैं शारीरिक रूप से जयपुर हूँ, तो ऐसी स्थिति में उनकी सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए भेजी हुई है, आ जाएगी। हाँ हाँ, बोलते बोलते तू क्यों पीछे रह रहा है? वित्तीय समिति 4 है राज्यों में, केंद्र में 3 है, समझ लो? केंद्र में 3 क्यों, राज्य में 4 क्यों है? राज्य में समिति में लिखा ही नहीं है, उसके अध्यक्ष में लिखूंगा प्राक्कलन का और खा के विभाग लिखवाते समय, और वो है सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है ना? तो राज्यों में तो वित्तीय समितियां कितनी है? 4, और केंद्र में 3। राज्यों में 4 क्यों है? क्योंकि राज्यों में प्राक्कलन को 2 भागों में बांट लिया, ठीक है? हाँ, क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, क्या आप पूछना चाह रहे हो माध्यमिकता को भी प्राप्त है, ये पूछना चाह रहे हो? बिल्कुल यस, आपके भाव समझ जाता हूं मैं, तुम क्या बोलने वाले हो? मैंने यही धंधा किया है, और क्या है, 8 साल से यही बिजनेस चल रहा है मेरा, है ना? तुम्हारे सवाल कौन से आने वाला मैं पहले ही समझ जाता हूं ना। लिखो, इतना छोटा टाबर मत समझो मेरे को ना। मतलब हूं टाबर, लेकिन भाव भंगने में पहले ही समझ जाता हूं लोगों की, है ना? कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं, विद्यार्थी की डिमांड के अनुसार काम करने वाला आदमी होता हूं मैं, पर इस बैच की डिमांड ही मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मतलब तुम पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते, यही समझ में नहीं आ रहा है ना? लिखो, तुम्हारे अलग कोई पिटाई वाला सिस्टम करवाना पड़ेगा। मतलब आरएस फाउंडेशन B2 में 1 घंटे की क्लास पीटीआई जी की लगाई जाए, सब्जेक्ट नहीं है फिर भी इनको पढ़ाने के लिए, है ना? वो कोई शारीरिक शिक्षक होते हैं विद्यालय में नहीं होते हैं, शारीरिक शिक्षक के पास कोई सब्जेक्ट थोड़ी होता है। शारीरिक शिक्षक का एक ही काम, वो लग लिए घूमता दिन भर बस, किसी को मार देगा नहीं, पूछेगा कुछ नहीं, तू मार क्यों गया था, सीधे 4-5 पीटने के बाद पूछेगा कि तू आया क्यों था बाहर, है ना? ऐसी कोई व्यवस्था करवानी पड़ेगी, नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं, है ना? चलो विधान परिषद में क्या कर रहे हो, कार्यकाल पढ़ लिया था। चलो नेक्स्ट देखिएगा, विधान परिषद की बात कर रहे थे, और विधान परिषद में मैंने आपको बताया 4 जगह ऐसी जगह होती है जहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिसमें 2 बातें कल आपने पढ़ी कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद का गठन होगा कैसे, विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रोसेस कल आपने पढ़ लिया, और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी आपने कल पढ़ ली थी ना। और मैंने कहा अधिकतम के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। और अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं विधान परिषद में, वो समझने लायक बात एक होती है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। आपको पता होगा कि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव का प्रोसेस भी थोड़ा अलग किस्म का है, वहां पर 5 तरीके से चुनाव होता है। सभी सदस्यों के चुनाव का कोई एक तरीका नहीं है कि आप सभी सदस्यों का चुनाव एक जैसे हो जाएगा, नहीं। सदस्यों के चुनाव का तरीका थोड़ा क्या होता है, अजीब होता है, अजीब गरीब तरीके से चुनाव होता है। तो सुन लीजिएगा, उससे पहले तो आपने कल शायद कार्यकाल के बाद कुछ नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ना? तो नेक्स्ट सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में पूछ ले तो आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 में। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 173 में, तो हमको आर्टिकल 173 ये बता रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? बड़ी इजी योग्यता है। भारत का क्या होना चाहिए बताओ? नागरिक होना चाहिए। कहां का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दूसरा, न्यूनतम आयु कितने वर्ष पूर्ण कर चुका हो? कितने वर्ष का हो चुका है? नंबर तीसरा, कौन से पद पर नहीं होना चाहिए बताओ? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और नंबर चौथी योग्यता तो बस आप समझते ही हो अच्छे से, पागल या दिवालिया आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा व्यक्ति किसका चुनाव कर सकता है? ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 173 योग्यता था। अब आपको पता होगा कि योग्यता में आपको एक सवाल और कोई पूछ ले कि विधानमंडल के सदस्यों की जो योग्यता तय हुई है, क्या इन सारी योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान में क्या? नहीं, भारतीय संविधान में योग्यता 2 ही है, भारत का नागरिक और आयु 30 वर्ष। बाकी वाली योग्यताओं का जो निर्धारण किया गया ना, वो आपको मैंने कल कार्यकाल में एक अधिनियम लिखवाया था। 1951 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, है ना? 1951 पारित किया। 1951 में पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, है ना, कि लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। इन बातों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो आपसे पूछ ले कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का जो निर्धारण किया गया है, वो निर्धारण कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? 1951 में पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा इनकी योग्यताओं का क्या हुआ है? निर्धारण हुआ है। अब ऐसी योग्यता रखने वाला आदमी विधान परिषद के सदस्य का चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होगा कैसे? ऐसा आदमी चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन चुनाव कैसे होगा? तो सुन लीजिएगा, आपको बता देना चाहता हूं कि विधान परिषद के सदस्य का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले तो सुन लीजिएगा, आपको एक तो लाइन देकर कई बार विकल्प वाले सवालों में पूछा जा चुका है कि विधान परिषद की संरचना क्या, विधान परिषद की संरचना और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल याद रखना 171, बहुत ज्यादा पूछा गया आर्टिकल ध्यान रखना। और वो क्या करता है, विकल्प वाले प्रश्नों में बहुत अच्छे से प्रश्न गलत भी करता है, क्योंकि लोग दुखी और भ्रमित हो जाते हैं 169 और 171 में। अभी आपके राजस्थान में आरपीएससी ने ऐसे का एग्जाम करवाया, ऐसे का, है ना, 2021 में करवाया था। उसमें 13 तारीख वाला पेपर जाकर खोल के देख लेना, आपको प्रश्न क्या पूछा? विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन सा में? अब हम क्या करते हैं कि संरचना का अर्थ गलत निकाल देते हैं। वो तो उस जो ऐसे के पेपर में एग्जाम में सवाल पूछा ना, उस पेपर सेट की इतनी विद्यार्थियों पर कृपा रही, है ना, कि उसने ऑप्शन 169 रखा ही नहीं। बाकी मेरी गारंटी है अगर वो ऑप्शन 169 रख लेना तो मरी 90% सही नहीं करे, सारी गलत करते हैं। लेकिन ऑप्शन 169 था नहीं, 171, 72, 74 तो 171 करके आए। लेकिन ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि अगली बार 171 के साथ 169 नहीं रखेगा, हर बार दोनों ही रखता है। तो आप दोनों में अंतर क्या समझना है? एक तो आपको पूछ ले कि आर्टिकल 169 में क्या है? विधान परिषद के गठन और समाप्ति का उल्लेख है, और उसके लिए वो शब्द है जो प्रयुक्त करेगा ना आपके एग्जाम में जब सवाल देगा, उस समय शब्द को गठन या समाप्ति नहीं लिखेगा, शब्द थोड़े से अलग किस्म के लिखेगा, और वो संवैधानिक शब्द लिखेगा, है ना? वो लिखेगा सर्जन और उत्साधन। अब हम तो वो शब्द पढ़ के समझ में नहीं आएगा। सर्जन का मतलब होता है गठन और उत्साधन का मतलब होता है समाप्त। तो सर्जन और उत्साधन का उल्लेख तो कौन से आर्टिकल में? 169 में, है ना? और आर्टिकल 171 क्या कहता है कि विधान परिषद जो आपने गठित की है उसकी संरचना कैसे होगी, विधान परिषद में जो सदस्य होंगे उनके चुनाव का प्रोसेस कैसे होगा, इलेक्शन प्रोसेस तो हमको बताता है, वो आर्टिकल 171 बताता है। तो गठन और समाप्ति, सर्जन और उत्साधन की बात करें तो करना 169। और अगर आपको विधान परिषद की संरचना नाम से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको ऑप्शन राइट कौन सा करना है? जिस तरीके से मैंने कहा ना, अभी मैंने बहुत सरल भाषा में लाइन लिखी आपको, विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता को किन कंडीशन में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन पिछले आरएसपी में क्या लिखा? संसद के बारे में क्या लिखा? संसद के सदस्यों की निर्हरता संबंधी निर्णय। अब वो लिखता 2 शब्द लिखता है, निर्हरता, अहर्ता। अब ज्यादा आपको दुखी नहीं होना है, निर्हरता का मतलब क्या होता है? सदस्यता समाप्त करना। पर आपको मैं लिखा हूं योग्यता, अभी लिखा मैंने विधान परिषद की योग्यता है, वो लिखेगा विधान परिषद के अहर्ता का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? विधान परिषद के सदस्यों की अहर्ता का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो अहर्ता का मतलब तो याद रखना योग्यता होती है, और निर्हरता का मतलब होता है समाप्ति। तो दोनों के शब्द थोड़े से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अभी मैं कह रहा हूं उससे आपके पार पड़ेगी नहीं। अभी तो इंडियन पॉलिटी में आपको उन शब्दों में इतना फंसाया जाएगा, कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन वो वास्तव में हम धरातल पर क्या करें, हम धरातल पर अगर उन वास्तविक संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके मैं अगर एक घंटा भी पढ़ लूं ना तो कुछ भी पढ़ले तुम्हारे पड़ेगा नहीं।
इसलिए मेरी तो मजबूरी है, मेरे को तो सरल शब्दों में प्रयोग करना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी में तो आपको सरल शब्दों में पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादातर ये जो शब्द आते हैं ना, ये राज्यों के प्रशासन में नहीं देखने को मिलते हैं इंडियन पॉलिटी में। पर इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है कि हमारे को तो वो प्रश्न कोई एग्जांपल बताओ, उदाहरण बताओ कि जहां पर वास्तव में इस तरीके के सवाल पूछे 2018 का घर जाकर आरएसपी का पेपर खोल देना। क्या 2018 का घर जाकर आरएसपी का पेपर खोलना, आपको वास्तविक बात पता लग जाएगी कि अगर पेपर सेटर अपनी पर उतर के आ गया ना, तो एक प्रश्न सही नहीं होने देगा। एक प्रश्न 25 से 26 प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं आपके इंडियन पॉलिटी के, इंडियन राजस्थान दोनों को मिलाकर, है ना। और उनमें से 2018 में हालत इतनी खराब थी कि मेरे को की बनाने में लगभग एक दिन पूरा दिन लग गया की बनाने में, क्योंकि उनके शाब्दिक अर्थ पता नहीं चला है। अब आपके तो ऐसे प्रश्न आए तो मैं आपको हर दिन, मैं हर बैच की क्लास की पहली शुरुआत आपको बता देता हूं, इसी एक लाइन से करता हूं। आपको मैंने राज्यों का प्रशासन पढ़ाता था, मैंने सोचा इंडियन पॉलिटी में आपको लिखवा दिए होंगे। आपको पता है संवैधानिक शब्दावली आपको याद करनी पड़ेगी। संवैधानिक शब्दावली आपके तो संवैधानिक शब्दावली का मतलब ये अर्थ का मतलब क्या होता है, निरर्थ का मतलब क्या होता है, आशय का मतलब क्या होता है, समवेत का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। हर लाइन में संवैधानिक शब्द छिपा हुआ है, और जब भी वो हमारे से क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इतनी अपन तो पढ़ रहे हैं उतनी सरल लैंग्वेज में पूछेगा नहीं। तो इस समस्या का अगर समाधान करना है तो आपको संवैधानिक शब्दावली पढ़नी पड़ेगी। आपको तो वो कहां मिलेगी, आपने ढंग की किताब अभी तक खरीदी मुश्किल होगी। इंडियन पॉलिटी खरीदी क्या? हां, ये घूम रहे हो ना, ये खरीदी क्यों नहीं? ध्यान रख लेना, संवैधानिक शब्दावली में आती है शायद या तो एम लक्ष्मीकांत में सबसे लास्ट वाले पेज है, कभी भी नहीं। अगर खरीद पाओ कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको खरीदनी नहीं है, नहीं साहब हमारे पास एनसीईआरटी पड़ी है, हमारे पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें पड़ी है, हम आप वाले नोट्स पढ़ रहे हैं, हम संस्थान के द्वारा दिए गए नोट्स पढ़ रहे हैं, अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें अगर संवैधानिक शब्दावली कहीं पर भी ना मिले और आप खरीदना भी ना चाहो, वैसे भी क्योंकि एम लक्ष्मीकांत खरीदोगे तो 500 से 600 रुपए लगेंगे, ठीक है। और अगर डीडी बसु को भी खरीदोगे तो वो भी काफी कुछ 350-400 रुपए भी है। पर आपको वास्तविक अगर पता, लेकिन वो बुक हमारे आपके समझ में नहीं आएगी, वो किताब आपके समझ में नहीं आएगी। ऐसी शब्दावली बातें हर बात हर लाइन ही वो संवैधानिक शब्दावली में लिखने वाली भारत की एकमात्र पुस्तक है ना। और वो अगर आप किताब पढ़ लो ना, तो रियल में अगर उसके भाव समझ गए तो उससे बेटर मैं किताब नहीं मानता हूं, है ना। और वो जो आज भारत का जीवित संविधान देता है, जीवित जिंदा है अभी। और जब सरकार इतने बड़े कानूनी पेश में फंस जाती है कि हर व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा इस पेश से निकलना तो नामुमकिन है, तब उस आदमी को बुलाया जाता है ना। और 370 हटी थी ना, उसकी पत्रिका के फ्रंट पेज पर उसका कोटेशन छपा था, उसकी किताब आती है, वो है सुभाष कश्यप, है ना। और उस सुभाष कश्यप की किताब आती है भारत के संविधान की, लेकिन सुभाष कश्यप की किताब में तकलीफ आपके सामने पहली लाइन से खड़ी हो जाएगी। आप किताब लाकर रख तो दोगे, लेकिन लिखी बात आपके समझ में आएगी नहीं। आप कहते क्यों? क्योंकि वो प्योर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, प्योर हिंदी में कुछ नहीं लिखेगा। और अब आप कहते हो किताब लाएं भी तो मैं कह रहा हूं समझ में नहीं आएगी, समझ आइए, मेरी गारंटी समझ में नहीं आएगी। तो उस किताब को लाके पैसे खर्च तो मेरे करवाने नहीं तुमसे कि किताब लाओ, नहीं। अब अगर आपके तो संवैधानिक शब्दावली का सारा कहां से ले, तो जब भी बुक सेंटर पर तुम ऐसे घूमते तो ही हो, कौन से रुकने वाले तो, हां। तो घूमते घूमते बुक सेंटर पर जाओ, है ना, किताब खरीदनी नहीं, उसको दे, क्या लक्ष्मीकांत की दे दे, डीडी बसु की दे दी, खोल दी, सबसे लास्ट में इंडेक्स मिलेगी संवैधानिक शब्दावली वाली, है ना। फोटो खींच ले ना, क्यों 600 रुपए बर्बाद करना। ये तो आपको सुविधाएं सारी बता देता हूं मैं, है ना। मेरे को भी लगता है ना कि एक आध टॉपिक की इस किताब में डंका है, एक आध टॉपिक पूरी किताब देखने के बाद, तो फालतू में पूरी किताब को क्या करेंगे बताओ। कोई किताब वाला को मना थोड़ी करेगा, एक मिनट ठहर, तो मैं देख रहा हूं, हां इतना काय का होता है अपने फोटो खींच लेके कल लाऊंगा ले जाने, हां ठीक है। अपने को संवैधानिक शब्दावली से मतलब था, फोटो खींच लिया, याद कर लो बस, आपको याद करना पड़ेगा। और नहीं तो मैं कह रहा हूं 2018 जैसा पेपर उतर गया ना, तो आप तो फाउंडेशन यानी मेंस का देने का सपना सोच रहे हो और वो प्री में गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आपको संवैधानिक शब्दावली पढ़नी अत्यंत आवश्यक हो जाएगी। तो मैंने कहा ये दो प्रश्न आते हैं, उसमें याद रख लेना। तो विधान परिषद की संरचना या चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है हमको? 171। अब 171 ये बताता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा कैसे, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। मैं राजस्थान का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। और राजस्थान का क्या एग्जांपल ले रहा हूं, कल मैंने आपसे शायद पूछा कि आपके राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है, आपके राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम मेंबर कितने होंगे बताओ? 66 मेंबर होंगे। अब इन 66 का चुनाव कैसे किया जाएगा, इन 66 का चुनाव कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहली बात तो सुन लीजिएगा, 5 तरीके याद रखना है, जिसमें सबसे पहली बात जो आप पढ़ चुके हो, और वो क्या है? 66 का 1/6 को, यानी कि कुल सदस्य संख्या का। और मेरे को बताओ राजस्थान में कुल सदस्य कितनी होगी? 66 का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा बताओ? मनोनीत कर दिया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? अब पहली तो बात ही कोई झंझट दूर है आपका, क्या है कि जितने 66 का 1/6 होंगे वो 1/6 राज्यपाल क्या कर देगा? मनोनीत। लेकिन ये जो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा ना, ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। दो तीन बातें सुनना मनोनीत में भी, पहली तो स्वविवेकी शक्ति नहीं है, तो आपके तो किसकी सिफारिश पर करेगा? राज्य के गृह मंत्रालय की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर करेगा? राज्य के मंत्री परिषद से देन बेटर गृह मंत्रालय होगा, क्योंकि ये जो मनोनीत सदस्य है ना, इनके नाम गृह मंत्रालय की तरफ से लिस्ट जाएगी किसके पास? राजभवन, राज्यपाल कार्यालय में। और राज्यपाल कार्यालय को वो लिस्ट भेजेंगे, वो जो लिस्ट गृह मंत्रालय में भेजिए उन्हीं लोगों को राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। पहली बात। दूसरी बात जो आप लिख चुके हो, क्या लिख चुके हो कि आपने कहा कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा, लेकिन यहां पर भी ये शर्त है, ये जो 1/6 सदस्य होंगे ना, ये 1/6 सदस्य कैसे लोग होंगे? हमको बताए 5 क्षेत्र। कितने क्षेत्र बताए? और वो शायद में राज्यपाल की शक्ति में आपको 5 क्षेत्र लिख चुका हूं। उन 5 में से किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को मनोनीत कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब वो 5 क्षेत्र मैंने कौन कौन से बताए थे? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता। इन 5 ही क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को 1/6 को राज्यपाल राज्य के गृह मंत्रालय की सिफारिश पर क्या कर देगा? नॉमिनेट, यानी कि मनोनीत कर देगा, ठीक है ना। अब मनोनीत कर देगा राज्यपाल, तो आपको ये भी पता होगा, क्या पता होगा? ये जो मनोनीत होंगे ना, इनका कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता जाएगा। वैसे तो विधान परिषद वालों का कोई क्षेत्र होता ही नहीं है। मेरे को तो विधानसभा वालों का क्षेत्र विशेष होता ही नहीं होता है। अरे विधानसभा वालों का इलेक्शन एरिया होता है। आपके राजस्थान में जो आप आए हो, हर राज्य की अलग-अलग विधानसभा सीट से आ रहे हो, आप आ रहे हो ना, पर आपका खुद का अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र का अलग-अलग विधायक होता है। क्यों? क्योंकि उनको जनता प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है। विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाएंगे ना, आपको पूछ लें राजस्थान में कितने होंगे? 66। अब आप ये मत कहना कि इन 66 में जोधपुर से इतने चुनेंगे, जयपुर से इतने चुनेंगे, पाली से नहीं, पूरे राजस्थान में 66 लेने हैं। इन विधान परिषद वालों का कोई इलेक्शन एरिया नहीं होता है, निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, बस 66 को चुनना है। क्यों? क्योंकि चुनने का तरीका हर एक अलग है ना। अब 66 में से 1/6 को मनोनीत करना है। अब मनोनीत किसको करेंगे? जो 5 क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। बात ये भी आती है कई बार, अब ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन करते नहीं। आप लोगों की भावनाओं को थोड़ा ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन करने में कर सकते हैं। आपके तो क्या कि ये जो 1/6 लोग मनोनीत होंगे ना, ये 1/6 लोग कहां के रहने वाले होने चाहिए? क्या राजस्थान की विधान परिषद में 1/6 मनोनीत करेंगे तो क्या राजस्थान के रहने वाले होने चाहिए? कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पहले लोग क्या लिखी मैंने आपके, तो इसका मतलब भारत के किसी भी राज्य में व्यक्ति जो विशेष काम कर रहा है उसको लाकर मनोनीत करने बिल्कुल क्या दिक्कत है ना। और इसीलिए क्योंकि पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य में मनोनीत करते हैं ना, उस राज्य का जरूर ख्याल रखा जाता है कि वहां के स्थानीय लोगों को मनोनीत किया जाता है। बाकी राज्यसभा में आपको पता है, राज्यसभा में हर बार ऐसा ही होता है, और आपकी आंखों के सामने राजस्थान में अभी भी हुआ है। मेरे को बताओ, आपके राजस्थान से राज्यसभा में 10 मेंबर जाते नहीं जाते? और राज्यसभा में भी एक प्रोसेस चलता है 2 वर्ष के बाद 1/3 वाला। तो अभी 4 सदस्य चुने हमने राजस्थान से, जिनमें 3 का ताल्लुक ही नहीं राजस्थान से, 3 का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, 3 राजस्थान के रहने वाले नहीं है।
रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, कहाँ के राजस्थान के क्या? नहीं, लेकिन मेंबर कहाँ से? राजस्थान से। चुन लिया क्योंकि पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको बात बता देता हूँ, शायद आपने राज्यसभा पढ़ी नहीं होगी, राज्यसभा पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा। 2003 से पहले, 1952 से लेकर 2003 तक की बात कर रहा हूँ, 2003 से पहले जब भी कोई चुनाव लड़ता था ना, तो राज्यसभा में ये प्रावधान था क्या, उसी राज्य का होना चाहिए। ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिख दिया था। लेकिन 2003 के बाद वो प्रावधान क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब तो भारत में कहीं से भी आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मनोनीत लगभग तो उसी राज्य से किए जाते हैं, लेकिन करना कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये 66 का 1/6 सदस्य तो सीधे क्या हो जाएंगे, मनोनीत। नंबर दूसरी बात, कुल सदस्य संख्या का, अब कुल कितने, 66, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को, कुल सदस्य संख्या का कितना को बताओ, 1/3 सदस्यों को, कितनों को, 1/3 सदस्यों को कौन निर्वाचित करेंगे, संबंधित राज्य की विधान सभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, बताओ, निर्वाचित किया जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात आपको समझनी है, क्या समझनी है बताओ, कि विधान परिषद के जब भी चुनाव होंगे ना, तो इस 66 का 1/3 कितना, 1/3 सदस्यों को केवल वोट कौन देंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे। यानी बाकी कोई आम जनता वोट नहीं देगी। राजस्थान की विधानसभा मेंबर कितने, 200, वो 200 सदस्य 1/3 को चुनेंगे। ठीक है, और उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही 1/3 को वोट देंगे। और विधानसभा के ऐसे सदस्य तो प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के सदस्य है, रह चुका व्यक्ति नहीं, जो वर्तमान में है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जैसे आपके राजस्थान में विधान परिषद बनेगी ना, तो आपके विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची अलग बनेगी, देख लेना। ये जो अभी अपने वाली मतदाता सूची चल रही है ना, ये काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के अलग अलग मतदाता आएंगे, आने वाले देख लो। पहले किस्म के मतदाता हैं अभी तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब मेरे को बताओ, अभी मैं जाके कह दूं मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूं, मैं विधान परिषद के सदस्य को वोट दूंगा, लेकिन मैं भले ही राजस्थान विधानसभा का मेंबर हूं, लेकिन मेरा नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है ना, वोट नहीं पाता हूं। अब आपको पता है, आप मतदाता हो, 18 वर्ष अधिक आयु की उम्र होती है, आप मतदाता बन गए, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होते ही आप मतदाता सूची बन गए क्या? आपको मतदाता बनने के क्या करना पड़ा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना पड़ा। और नाम जुड़वाने के लिए आपको 2 प्रमाण देने पड़े। क्या प्रमाण देना पड़ा, एक तो मैं 18 वर्ष का हो गया हूं, है ना, और एक मैं यहाँ का निवासी हूं। 2 प्रमाण दिए, आपका नाम जुड़ा है, तो इनको भी नाम जुड़वाने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा कि देखो मैं राजस्थान विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हूं। अगर वो प्रमाण देंगे तो मतदाता सूची में आएगा नाम, और मतदाता सूची में नाम आया तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर कितना का चुनाव करेंगे, 1/3 का। क्लियर। नंबर तीसरी बात, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को, कितनों को, 1/3 को कौन चुनेंगे, इन 1/3 को वोट देंगे संबंधित राज्य में स्थित जिला परिषदों। कौन सी परिषदों बताओ, अब आपके राजस्थान में 33 जिला परिषद है, 33 ही जिला परिषदों के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य, जिला परिषदों व तीनों ही नगरीय निकायों के। अब तीनों नगरीय निकाय कौन से बताओ, हाँ, अरे तीनों नगरीय निकाय कौन से, तीनों नगरीय निकाय नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, किसके द्वारा, तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कितनों का निर्वाचन किया जाएगा, 1/3 का। यानी कि इन 1/3 को वोट केवल कौन देंगे, एक तो जिला परिषदों के सदस्य जो जीते हुए हैं, और एक तीनों नगरीय निकाय नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जीते हुए लोग। नगर निगम में जैसे महापौर, उपमहापौर, पार्षद, नगर परिषद में सभापति, उपसभापति, पार्षद, नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, ये लोग मिलकर कितनों का चुनाव करेंगे। अब ध्यान से देख लो, इन 1/3 को वोट केवल ये दे सकते हैं, आम जनता वोट नहीं दे सकती है। मतदाता अगर बनना है तो इसका मेंबर बनना पड़ेगा, और मेंबर बने तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं इसका मेंबर हूं, तो आपका नाम किसमें जुड़ेगा, मतदाता सूची में, और नाम आएगा तो 1/3 का चुनाव होगा, तो आपको मत देने का अधिकार होगा। क्लियर। और नंबर चौथी बात क्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को, कुल सदस्य संख्या का कितनों को बताओ, 1/12 सदस्यों को कौन निर्वाचित करेंगे, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक। कौन सी शिक्षा बताओ, सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक। और यहां पर शर्त है कि माध्यमिक शिक्षा के वो शिक्षक जिनको मास्टर के रूप में काम करते 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 3 वर्ष हो चुके हो। कितने वर्ष हो चुके हो, नौकरी लगने के बाद 3 वर्ष का अनुभव हो गया, तो वो लोग मिलकर कितनों का निर्वाचन करेंगे, 1/12 का। अब मैं साफ साफ शब्दों में लिख रहा हूं कि इन 1/12 को वोट केवल कौन दे सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक दे सकते हैं। और माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन लिखा मैंने, इसका मतलब ये साफ साफ कर रहा है, स्पष्ट क्या कर रहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक, थर्ड ग्रेड टीचर मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। थर्ड ग्रेड मास्टर इन 1/12 के चुनाव में वोट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर कौन से एजुकेशन होना चाहिए, हाँ, यानी सेकंड ग्रेड और उससे ऊपर वाले होना चाहिए। थर्ड ग्रेड टीचर इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, तो इन 1/12 का चुनाव कौन करेंगे, सेकंड ग्रेड मास्टर। और अब अंतिम बात बच गई कि कुल सदस्य संख्या का, कौन सी सदस्य संख्या का, हाँ, 1/12 सदस्यों को। इसमें आप सारे आ सकते हो, ये देख लो, 1/12 सदस्यों को कौन चुनेंगे, मतदाताओं की योग्यता देख लो, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, हाँ, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है डिग्री 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, है ना। स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण वाले लोग मिलकर कितनों का निर्वाचन करेंगे, 1/12 का। यानी इन 1/12 का वोट जब भी चुनाव होगा ना, तो ग्रेजुएशन की डिग्री घूम रहे हैं ना, तो वो मतदाता होंगे। लेकिन शर्त यह है कि मान लीजिए राजस्थान में अगले वर्ष विधान परिषद के चुनाव है और आपकी ग्रेजुएशन इस वर्ष ही कंप्लीट हो रही है, बड़ा खेद रहेगा, वोट का प्रयोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री कितने वर्ष पुरानी नहीं है, हाँ, 3 वर्ष पुरानी डिग्री है, प्रमाण दो, नाम जुड़ेगा, और नाम जुड़ेगा तो आप मतदाता बनोगे, और मतदाता बनोगे तो 1/12 का जब भी चुनाव होता है आप वोट का प्रयोग कर पाओगे। क्लियर। ये कितने तरीके हैं चुनाव के, ध्यान रखना। तो इसका मतलब राजस्थान से जब 66 मेंबर चुने जाएंगे ना, तो पहले तो 66 को कितने भागों में बांटा जाएगा, 1/6, 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12। ठीक है, और फिर जितनों का अलग अलग चुनाव करवाना अलग होगा। एक बात और आपकी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आप कहोगे आपने तो कहा कि हर 2 वर्ष के पश्चात कितनों का चुनाव होगा, 1/3 का, तो बिल्कुल होगा, दिक्कत कहां है, आपके तो 66 को 3 भागों में बांटेंगे, बिल्कुल 3 भागों में, आपके तो चुनाव फिर अलग अलग करें, अलग अलग करें तो दिक्कत है। ठीक है ना भाई, 1/6 एक बार मनोनीत वाला का तो सिस्टम ही अलग रहेगा। देखो मैंने आपको मनोनीत के बारे में कल बात बताई थी, शायद नहीं बताई थी, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल नहीं बताया था ना, 3 वर्ष के बाद 1/2 को मनोनीत किया जाता है, 1/2 वापस हटाया जाता है। तो मनोनीत में तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी, तकलीफ किसमें रहेगी, निर्वाचित में। और निर्वाचित में हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 का चुनाव कैसे करेंगे, आपके तो यहाँ 1/3 आ गए, बस 1/3 से कितना, 66 के 3 टुकड़े तो हुए नहीं है, तो फिर कुछ सदस्य इसमें से ले लिए जाएंगे। ठीक है, और फिर आप कहते हो कि 1/12 का मतलब, कई बार विद्यार्थी ये भी सवाल करते हैं कि 66 का 1/12 कितने होंगे, 5.5। अब 5.5 में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी का ये भी सवाल करा जाता है कि 5.5 में क्या आधा व्यक्ति करेंगे कि नहीं। तो अब 1/12 में क्या किया जाता है, एक बार तो 6 सीटें किसको दी जाएगी, मास्टर वाले में, और एक बार 6 सीटें किसको दी जाएगी। तो जिस दिन माध्यमिक शिक्षा वालों को 6 सीटें मिलेगी उस दिन इनके पास 5 रहेगी, और जिस दिन इनको 6 सीटें दे दी उनके पास 5 रहेगी। मतलब एक बार ये 6 करेगा, एक बार ये 6 करेगा, बस राजीनामा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से करवाया जाता है चुनाव। अब दूसरी बात, चुनाव में देख लीजिएगा कि चुनाव करवाता कौन है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है। और आपने देखा होगा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आपको
दो कमीशन पढ़ने हैं, एक तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पढ़ना और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयोग की मैं बात करूंगा, लेकिन आपको ये तो बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से चुनाव ऐसे हैं जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं और कौन कौन से इलेक्शन है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो मैंने शायद आपको पता होगा कि अलावा पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट है ना, अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सारे चुनाव सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है। चाहे विधानसभा विधान परिषद राज्यों में काम कर रही है, लेकिन विधानसभा विधान परिषद के चुनाव कौन सा आयोग करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। पहली बात। दूसरी बात, विधान परिषद में कुल कितने मनोनीत होते हैं, कुल कितने निर्वाचित होते हैं? तो ध्यान से सुन लेना, विधान परिषद में 1/6 तो क्या होते हैं? नॉमिनेट यानी कि मनोनीत, और 5/6 सदस्य होते हैं इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित। ठीक है। और दूसरी बात एक और याद रख लेना, अंतिम वो याद रखना ये कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी एक मत पद्धति के माध्यम से होता है। और शायद मेरे से कल किसी ने पूछी थी, मैंने कहा यहां पर वही मत पद्धति काम आएगी जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में काम आती है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन सी मत पद्धति के माध्यम से करवाया जाता है? समान, आनुपातिक, एकल, संक्रमणीय। कौन सी मत पद्धति बताओ? खुली या गुप्त? खुली मत पद्धति के द्वारा। कौन सी मत पद्धति के द्वारा? खुली मत पद्धति के द्वारा। किसका चुनाव करवाया जाएगा? विधान परिषद के सदस्यों का। इस मत पद्धति के माध्यम से चुनाव होगा। और अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, कई बार विकल्प वाले एग्जाम में सवाल पूछा जाता है जो आपके सामने लिखा हुआ है, उसका आंसर थोड़ा सोच के देख लेना। क्या आपसे सवाल पूछ ले, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन सुनना, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? नंबर 1 ऑप्शन जिला प्रमुख, नंबर 2 ऑप्शन महापौर, नंबर 3 ऑप्शन प्रधान और नंबर 4 ऑप्शन नगर परिषद का सभापति। कौन भाग नहीं लेता है? प्रधान। आप कहते क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अपने भारत में पंचायती राज पढ़ेंगे, अपने भारत में आज की जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में आज की स्थिति में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। 3 स्तर पर पंचायती राज संस्था का गठन हो रहा है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बन रही है, खंड स्तर पर पंचायत समिति बन रही है और जिला स्तर पर जिला परिषद बन रही है। 3 स्तर पर बन रही है। और नगरीय स्वशासन भी हमारे राजस्थान में 3 प्रकार के, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पता है कि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में नगरीय के तो 3 प्रकार के भाग लेते हैं। देख लो, नगरीय वाले तो 3 प्रकार के भाग लेते हैं, है ना, लेकिन ग्रामीण का एकमात्र स्तर भाग लेता है, वो लेता है जिला परिषद। कौन लेता है? जिला परिषद लेता है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लोग भाग नहीं लेते हैं, है ना। और अब ग्राम पंचायत का भले सरपंच हो, भले उप सरपंच हो, और पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान और उप प्रधान। तो मैंने ऑप्शन मेरी तरीके से प्रधान दिया है। वो उप प्रधान दे सकता है, वो सरपंच दे सकता है, वो उप सरपंच दे सकता है। तो याद रख लेना, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच कोई भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको भली बात पता होगा कि ग्रामीण का एकमात्र स्तर के जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, वो लेते हैं जिला परिषद वाले। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लोग भाग नहीं लेते हैं, लेकिन नगरीय के तीनों प्रकार की संस्थाओं के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चुनाव होता है आपके। और अभी आपने देखा होगा, मैंने शायद आपको बताया, एक तो भी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव अभी आपने आंखों से देखे। देखो शायद मैंने चर्चा की थी क्या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? पढ़ लिया राज्यसभा में? नहीं पढ़ी। आपने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में न्यूज़पेपर में हर न्यूज़ पढ़ी होगी, पढ़ी होगी ना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। और वो न्यूज़पेपर वाला आपको बहुत दुखी भी करता है ऐसी न्यूज़ छाप के, क्योंकि जब तक हमारे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया समझ में नहीं आई और बिना प्रोसेस समझे हम जब ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो दिमाग ही खराब होना है ना। क्योंकि वो लिख क्या रहा था, अगर राज्यसभा के किसी भी सदस्य को जीतना है तो 41 लोगों की पहली वरीयता हासिल करनी जरूरी है ना। और उसमें लिख रहा था 1 वोट का 1000 वैल्यू मानी जाती है, ऐसी कुछ बातें लिख रहा था। तो आप कहते हैं 41 हासिल करने, 41 कैसे तय किया, है ना। और यहाँ पर भी चुनाव वरीयता का ये मत पद्धति होती है किशन। और फिर यहाँ पर खुली क्यों लिखी जाती है? आपको पता है, खुली में पहले ही बता दिया जाता है कि ये मतलब वोट किसको देने वाला है, पहले से ही पता चल जाता है। अब तो पहले से तभी तो क्रॉस वोटिंग का पता चलता है ना। अभी आपने देखा यहाँ पर से कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, भाजपा वाले को पहले पसंद ना देके कांग्रेस वाले को दिया, सीधा पकड़ में आ गई वो 300 कुशवाहा। अब पकड़ में कैसे? अगर गुप्त मतदान होता तो पकड़ में आता क्या मेरे को? नहीं ना, सीधा सीधा पकड़ में आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्टी के एजेंट खड़े रहते हैं और पार्टी के एजेंट को बता के वोट देना पड़ता है। आपके तो कैसे? तो सुन लीजिएगा, मेरी इन बातों से भी आपके समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बोला कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव भी इसी मत पद्धति से होते हैं। मत पद्धति तो दोनों में समान ही चलती है, याद रख लेना, दोनों की समान कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी चुनाव हुए कैसे? जैसे आपने देखा यहाँ पर से क्या देखा, राजस्थान से अभी राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होने थे? 4। अब सीटें तो कितनी थी? 4, लेकिन कैंडिडेट मैदान में आ गए 5। 3 तो कांग्रेस ने खड़े किए, एक बीजेपी वाला अपना खड़ा किया और एक निर्दलीय खड़ा हो गया जो बीजेपी के समर्थन से हुआ था। इस निर्दलीय को खड़ा करने का काम बीजेपी वाला था जो आ रहा। ठीक है, आपके तो पार्टी से खड़ा क्यों नहीं किया? पार्टी वाला को पता हारेगा और निर्दलीय को पता पहले पता हारेगा। ये तो ठीक है, खड़ा कर दिया, तो आपके तो खड़ा क्यों किया? खड़ा नोटंकी करनी है, बस तोड़ फोड़ करने का विचार था कि कांग्रेस वाले विधायक जो असंतुष्ट है ना, उनको खींच कर अपने पास ले आएंगे। लेकिन इसीलिए तो बाराबंदी चली, इसीलिए आपको पता है कांग्रेस के विधायक को पहले उदयपुर ले गए, 6-7 दिन उदयपुर रखा, फिर लाकर जयपुर होटल में रखा, और जब तक मत नहीं दिया तब तक उनको होटल से बाहर ही नहीं निकाला 10 दिन तक। ये क्यों जरूरी? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडा था। अब क्रॉस वोटिंग होती कैसे? चुनाव कैसे होता है? ये 5 कैंडिडेट है। अब आपको बताएं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? बताओ, विधानसभा के सदस्य होते हैं, बाकी और कोई वोट नहीं दे सकता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। और मेरे को बताओ, राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने? अब पहले तो ये शब्द कह रहे हैं समानुपातिक, इसका अर्थ क्या होता है? यहां से जाने वाला प्रत्येक मतदाता इसको भी देगा, इसको भी वोट देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, छठा हो जाता है तो उसको भी देता। प्रत्येक उम्मीदवार को वोट देना जरूरी है। अगर उसने वोट किसी को भी एक को भी नहीं दिया ना, उसका मत हो जाएगा खारिज। अब आप मेरे सामने सवाल ये खड़ा करोगे कि वोट सबको 200-200 मिल जाएंगे, फिर तो बिल्कुल यस। तो उससे पहले ये सुनना कि इनमें मतदान कैसे होता है। मतदान का भी एक अलग तरीका होता है, आपको पता है। ऐसे नहीं होता है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, अभी तो आपके आंखों के सामने राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, इनमें ईवीएम काम नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम, ऐसे चुनाव नहीं आती है। तो आपके ऐसे चुनाव कैसे होते हैं? मतपत्र के माध्यम से होते हैं। अब राजस्थान में मतपत्र कैसा बना होगा? सुनना, ये मतपत्र बना, एक पन्ना लिया और प्रत्येक विधायक के लिए पन्ना लिया, और कितने उम्मीदवार बताओ? 5 उम्मीदवार के नाम, और कितने उम्मीदवार? 5, तो 5 की पसंद, ये बना मतपत्र। और ये प्रत्येक विधायक को मतपत्र दिया उन्होंने। अब मतपत्र देते ही प्रत्येक विधायक की 2 बाध्यताएं डालती, ये मतपत्र बना के। पहली बाध्यता क्या डाली? 5 को वोट देना है, और दूसरी बाध्यता क्या डाली? एक पसंद पर किसी एक को देना है। एक पसंद पर किसको देना है? एक को देना है। अगर आप सबके नाम के आगे पहली पसंद पर टिक ठोक के आगे वोट खारिज हो जाएगा, क्योंकि एक पसंद पर किसी एक को देना है, क्योंकि उम्मीदवार 5 है तो पसंद भी तो 5 है ना। अब आप गए वोट देने के लिए और आपने कहा सबसे ज्यादा पसंद है तो 1 नंबर वाले को करता हूं, लो 1 नंबर पे टिक कर दिया, फिर कहते हो ये अच्छा ये ले लो, फिर कहते हो ये ठीक है ये ले लो, फिर कहते हो ये ठीक है ये ले लो, और 5 पसंद है तो 2 नंबर वाले को ले लो। इस तरीके से ओनली एक विशेष पेन होता है जिसे टिक करना है, बस ये मत कर दिया। अब मत तो सबको मिल गए, तो आपके तो मत तो पहली पसंद पर तो एक को मिला, दूसरी पसंद पर, तीसरी पसंद, 5 पसंद 5 अलग अलग पड़ेगी। आपके तो जीतेगा कौन? अब इन्होंने न्यूज़पेपर में क्या लिखा कि मत तो सबको कितने कितने मिल जाएंगे, लेकिन जीतेगा वही आदमी जो 41 लोगों की पहली पसंद हासिल कर रहा है। 41 लोगों की कौन सी पसंद हासिल कर रहा है? आपके तो 41 क्यों लाए और 41 ही कैसे तय किया?
आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्य को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा, अभी बता रहा हूं 41 कैसे आया, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, और थोड़ी बहुत बुद्धि है ना तो मेरे अगले सवाल का भी आप जवाब दे दोगे। निश्चित कोटे में मत प्राप्त करने होते हैं राज्यसभा के सदस्य को जीतने के लिए, निश्चित कोटे में मत प्राप्त करने पड़ते हैं। और आपके लिए निश्चित कोटा क्या होता है, निश्चित कोटा कैसे निकाला जाता है, तो सुन लीजिएगा। निश्चित कोटा निकालने के लिए भारतीय संविधान ने हमको एक फार्मूला बता रखा है, उस फार्मूले का प्रयोग करो। क्या है फार्मूला? फार्मूला है निश्चित कोटा निकालना है तो टोटल डाले गए वैध मतों की क्या लो संख्या, ठीक है, उसमें भाग दो किसका, निर्वाचित उम्मीदवारों का। कौन से उम्मीदवारों का? निर्वाचित उम्मीदवार का, है ना, और आगे कर दो +1 और आगे कर दो +1। अब मेरे को वैध मतों की संख्या कितनी है, अरे मतदाता 200 यहां पर लाइन चल रहा हूं, निर्वाचित उम्मीदवार कितने होंगे, और कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, निर्वाचित 4, ये लो 4 +1 +1 4/5 5/200 कितने 40 होंगे ना, हां गणित तुम्हारे जैसी है मेरी भी, ठीक है, और 40 + 1 कितनी होगी 41। निश्चित कोटे का वैध मत प्राप्त करना 41 है। अब मेरे को ये बताओ, इस सूत्र के माध्यम से आपको कल के दिन आपको पता है कि 2024 में राजस्थान से 3 सीटों पर चुनाव होने, कितनी सीटों पर चुनाव होने, मेरे को बताओ कि फिर 3 में से एक सदस्य को जीतने के लिए पहली पसंद कम से कम कितने लोगों का करनी पड़ेगी। बस सीधा सा दिमाग का लगाना है, निर्वाचित उम्मीदवार यहां कितने लेंगे, 4 की जगह क्या कर दो, बस ये कर दो 3 + 1 यानी कि 4/200 50 + 1 कह रहा हूं 51, हां ठीक है। और अब सुन लीजिएगा, मैं तो कहता हूं चलो ठीक है, अभी 4 सीटों पर चुनाव हुए, कल के दिन ही 4 में से कोई एक सदस्य इस्तीफा देते हैं, सीट हो गई खाली, सीट खाली पुनः होंगे चुनाव, आप पुनः चुनाव से सब ले लेंगे होंगे। अब अगर एक सीट पर पुनः चुनाव हो रहे हैं तो मेरे को तो फिर पहली पसंद कितनों की होगी, निर्वाचित होने वाला उम्मीदवार कितना होगा, 1, तो 1 + 1 2 2/100 100 + 1 101। इस तरीके से निकाल दो, बस दिक्कत कहां है आपको, अगर ये पहली पसंद निकालनी है ना, बस इस फार्मूले का प्रयोग करना, याद यही आंकड़ा रहना चाहिए कि निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार कितने वो कर दो, +1 कर दो, वैध मतों भाग दे दो, आगे +1 जोड़ दो, बस आपको निर्वाचित। और अब सुन लीजिएगा, यहां पर खुली मत पद्धति क्यों रखी जाती है, मेरे को बताओ कि 200 मतदाता है, जीतने के लिए पहले कितने लोगों की पसंद हासिल करना जरूरी है, 41। अब मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस वाले पहले दावा कर रहे थे, आपके अखबार के माध्यम से आपने भी पढ़ा कि 3 सीटें हम जीतेंगे, है ना, क्यों दावा कर रहे थे, कांग्रेस वालों के पास खुद के विधायक 108, निर्दलीय कितने इनके साथ थे 13, आपको पता है 2 माकपा के विधायक इनके साथ थे, 2 बीटीपी के विधायक इनके साथ थे, और 1 राष्ट्रीय लोकदल का विधायक इनके साथ था, तो कितने हो गए टोटल बताओ, 108 + 13 कितने हो गए, लगभग 121, और 121 और 5 बीजेपी वालों के पास विधायक है 71 खुद के, और 3 आरएलपी वाले मिले तो होते हैं 74। अब मेरे को ये बताओ कि एक व्यक्ति को जिताने के लिए कितने लोगों की पहली पसंद चाहिए, 41, तो इनके पास विधायक कितने 124 41 41 41 करंट कितने होते हैं 123, और इनके पास कितने 124, तो 3 सीटें जीतने का बिल्कुल सही दावा कर रहे थे, और इसीलिए इन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े किए। भाई कांग्रेस भी चाहती तो 4 सीटें तो 4 उम्मीदवार खड़े कर सकती थी ना, लेकिन उम्मीदवार खड़े कितने किए, आप कहते क्यों, क्योंकि पहले से पता है हारेंगे, फालतू क्यों नाटक है। अब बीजेपी वालों के पास विधायक कितने खुद के 71, और ये तो आरएलपी वालों ने तो समर्थन निर्दलीय को दिया था, बीजेपी को कहां दिया था, तो 71 विधायक है, और एक सांसद को जिताने के कितने लोगों की पहली पसंद चाहिए, तो इसका मतलब एक तो जीत रहा है नहीं जीत रहा है, घनश्याम तिवारी को खड़ा किया वाजिब काम है, क्योंकि एक तो जीतना था। अब मेरे को बताओ दूसरे को जिताने के लिए मत चाहिए 82, और इनके पास कितने 71, कितने 12 11 लोग कम पड़ रहे हैं, अब 11 विधायक कहां से लाएंगे, और अब इन्होंने पार्टी के सिंबल पर खड़ा नहीं करेंगे, तो निर्दलीय को कर दो। अब तो पार्टी वाला हारेगा तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्यों खड़ा किया, तुम्हें दिख रहा था आगे कुआ कूदी क्यों, ठीक है ना, अब निर्दलीय का खड़ा हो जाना देख लेंगे, अगर तौर पर होगी तो तेरे क्या है, तेरे बन ही जाएगा, और हारा तो तू घर पे वैसे ही हारा हुआ बेटा, ये क्या फर्क पड़ता है, भाई तू मानना मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं है ना, और सुभाष चंद्र को बुलाया बेचारे को, है ना, और सुभाष चंद्र को बुला के कहा कि 71 में से 41 तो हम देंगे घनश्याम तिवारी को, हमारे को जिताना जरूरी बीजेपी वालों को, पीछे वोट हमारे पास बचते हैं 30 तो सुभाष चंद्र को बीजेपी वाले खड़े, और 3 आरएलपी वाले आ गए, कितने 33। अब तेरे को विधायक लाने जीतने के लिए कितने 8 तू निर्दलीय में से तोड़, कांग्रेस में से तोड़, जहां भी तोड़ना तोड़ सके तो तोड़ दे, जीत जाएगा। अब तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा कोई नहीं, टूटा उल्टा यहां से बीजेपी वाला एक रियल की घटना आपने देखी कि तोड़ तो इसमें से प्रयास कर रहे थे बीजेपी वाले, और टूटा इनका खुद गई, है ना, और शोभा रानी कुशवाहा उस कांग्रेस वाले को पहली पसंद हो गया गई। और अब यहां पर खुली मत पद्धति क्यों काम में ली जाती है बताइएगा, आप खुद समझोगे यहां पर खुली मत पद्धति क्यों काम में ली जाती है। मेरे को बताओ कि ये 126 विधायक देंगे, अब इनकी बाध्यता है कि वोट तो वो 500 को देंगे, लेकिन 126 में से आपको बताया ही नहीं है कि पहली पसंद किसको देनी है, तो 126 के 126 लोग अगर एक नंबर वाले कोई पहली पसंद ठोक के आ जाए तो फिर जीतने के हर एक व्यक्ति को कितने लोगों की पहली पसंद हासिल, बाकी वाले 41 लाएंगे कहां से, और लाएंगे नहीं तो सीटें क्या रह जाएगी खाली, लेकिन सीटें खाली रखनी नहीं है, सीटें 4 की 4 बढ़नी है, तो इसको खुली क्यों की जाती है पता है, ये 126 वोट देने जाएंगे ना, उससे पहले 41 को अलग साइड में करेंगे नाम लेकर, पहले से ही तय कर दिया था कि तुमको किसको वोट देना है, बस 41 लोगों को अलग किया और अलग लिखा था कि वोट तो तुम 500 को दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको पहली पसंद रणदीप सुरजेवाला को देके आनी है। फिर 41 को अलग किया कि तुम साइड में दो, तुम भी वोट तो किसको दोगे 500 को ही, लेकिन तुमको पहली पसंद मुकुल वासनिक को देके आनी है, पहले से बता दिया। और फिर 41 को अलग साइड करके कहा जो निर्दलीय बाकी वाले थे ना इनको, और कांग्रेस वाले पीछे बचे उनको कहा कि तुम भी पहली वोट तो 500 दोगे, लेकिन पहली पसंद पर वोट किसको दोगे, प्रमोद तिवारी को। अब हमारे को बताओ कि पहले से पता चला नहीं चल रहा है ये 41 पहली पसंद किसको देंगे, ये किसको देंगे, इसलिए खुली मत, और आपको तो बताया क्यों जाता है, नहीं बताया तो उनको खुद को पता नहीं पहली पसंद किसको देनी, और एक नंबर वाले को सारे देके आते बाकी सीटें खाली रहती है, और इसलिए वहां पर जैसे मतदान करने दोगे ना तो पार्टी का एजेंट खड़ा है, कांग्रेस वाला ने एजेंट खड़ा किया गोविंद सिंह डोटासरा को, हां ठीक है, और बीजेपी वालों ने एजेंट खड़ा किया राजेंद्र राठौड़ को, हां ये खुद एजेंट रियल की बात कर रहा हूं। और जैसे ही कांग्रेस वाला आता तो अपना वोट दिखाता कि देख गोविंद सिंह डोटासरा किसके नाम के आगे पहली पसंद पर टिक किया, वो गिनता, वो खुद काउंट करता, और जैसे ही पहली पसंद पर 41 के रणदीप सुरजेवाला का टिक कर दिया फिर वो वहीं पर रोक देता, उसको पता चल जाता परिणाम, उसको खुद को पता चल गया, उसी टाइम परिणाम पता चल गया ये रणदीप सुरजेवाला जीता, परिणाम भले ही शाम को घोषित हुए लेकिन वो कह रहा था जीत गया, मैसेज कर देता तू जीत गया, दूसरे का नंबर लगता, फिर आता काउंट करता और ये दिखा के जाता कि 41 लोग किसके हो गए, वहीं पर रोक देता, और फिर उसको मैसेज कर दे तू भी जीत गया। और अब आगे वाला जो बेचारा कंडीशन में बुरे में फंसा हुआ था प्रमोद तिवारी, क्योंकि 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए, 2 तो सॉलिड रूप से कांग्रेस के जीतने ही, क्योंकि 108 तो खुद के हैं और 41 और 41 कितने होते बताओ, अरे भाई भैया सी खुद के जीतने। अब तीसरे वाले को जिताने के लिए वोट चाहिए, निर्दलियों का भी सहयोग, माकपा है ना, बीटीपी सबका सहयोग चाहिए था। अब गड़बड़ ये थी कि रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को तो कह दिया कि तुम तो जीतने से भगवान भी बचा नहीं पाता है, घर जाकर सो जाओ। वो तो अपने जिस दिन फॉर्म भरा था ना उसी दिन शाम को फॉर्म भर के दिल्ली चले गए। अब तीसरी वरीयता पे रखा उसने प्रमोद तिवारी को, वो बेचारा यहाँ का यहाँ घूम रहा, निर्दलियों के आगे हाथ जोड़ रहा है, बीटीपी वालों का हाथ जोड़ रहा है ना, और प्रमोद तिवारी कह रहा है मेरे को क्यों फंसा भाई, लेकिन करें क्या, पार्टी का कहना मानना पड़ता है। पर प्रमोद तिवारी पर संकट का साया घूम रहा था, हारता तो कौन हारता, अगर ये निर्दलीय नहीं मानते, माकपा वाले नहीं मानते, भाजपा वाले सॉरी बीटीपी वाले नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में हारता प्रमोद तिवारी, क्योंकि उन दोनों को तो पहले से कहते तुम्हारे 41 खुद हमारे पास बैठे चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। और घनश्याम तिवारी भी वो फॉर्म भरती अपनी मिठाई घर लेकर ही गया था, फॉर्म भरती तो उसको पता है मैं बीजेपी का एक ही उम्मीदवार और मैं जीतना हूं क्योंकि 71 वोट है मेरे पास, और 71 में से मेरे को कितने चाहिए, बस भाई की चिंता।
ठीक है, उसने भी मिठाई बांट दी। अब 2 लोग बड़े परेशान हुए, रिजल्ट आया तब तक। 3 लोगों ने तो पहले ही अपनी खुशियां जाहिर कर दी। 2 लोगों में एक तो प्रमोद तिवारी और एक वो सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय खड़ा हुआ था, जो हार गया सुभाष चंद्रा आपके, ठीक है ना। तो इसलिए इस मतपत्र को खुली मत, इस तरीके से चुनाव कराया जाता है। ये तरीका होता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का, और ये तरीका कहां रहेगा? विधान परिषद के सदस्यों, ये प्रोसेस रहेगा यहाँ पर भी चुनाव का। इसलिए मैंने राज्यसभा का समझा दूंगा ना तो तुम्हारे समझ में जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस चलता है यहाँ पर। तो राज्यसभा सर पढ़ाई क्यों मत करना, राज्यसभा पढ़ा दी, अभी मैंने तो केवल चुनाव पर विचार किया ना, हाँ, और वो समझे तो उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो इस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का क्या होता है चुनाव, ये चुनाव का प्रोसेस रहता है। लिखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। तो एक को हराना था ना, सीटें फिर सब पर चुनाव होगा। ऐसा नहीं है कि फिर 2 सीटों पर ही चुनाव करवा देते, तो 2 सीटों पर चुनाव तो नहीं होगा, सीटें तो फिर पूरी पर चुनाव होगा आपके। अरे भैया तो 5 आ गया ना, निर्दलीय नहीं आता तो फिर सोचते हैं, ठीक है। लिखो, बाकी ये नौटंकी नहीं करें ना तो आपको पहले अब तो ठीक है कि ये तोड़ फोड़ और विचार पता नहीं क्या क्या हो गया इनके मन में राजनीति में। बाकी पहले चुनाव होते नहीं थे, 70% सीटें ना वो निर्विरोध भरी जाती थी राज्यसभा की, क्योंकि पहले से ही पता था यहाँ पर, पहले से ही फिक्स था राजस्थान में कि 4 में से 3 कांग्रेस के जीतेंगे और 1 बीजेपी का जीतेगा। तो कांग्रेस वालों ने अपने 3 ही खड़े किए और बीजेपी वाला 1 ही करता, तो कोई चुनाव नहीं। जिसने नामांकन दिया उसने शाम को रिजल्ट घोषित होता था कि 4 सीटें 4 नामांकन है, 4 जीत गए, बस, ठीक है। अब निर्दलीय खड़ा करके ये फालतू में लफड़ा करवा दिया। अरे भाई एक आ गया तो उसको हराना तो पड़ेगा। विधायक को पता थोड़ी है पहले से। मेरे को बताओ, तू कांग्रेस का विधायक है, तू कहता है कि 1 सीट पर ही क्यों चुनाव करवाया? तू कांग्रेस का विधायक है, क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पता है कि तू रणदीप सुरजेवाला को वोट देगा? तो निर्दलीय को भी तो दे सकता है, तो चुनाव तो सभी सीटों पर करवाने पड़ेगा। हाँ, वो कैसे माने? केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्यों माने कि तू कांग्रेस का होकर कांग्रेस को वोट देगा? क्रॉस वोटिंग हुई है ना, आपको पता होगा। हरियाणा में अभी चुनाव थे और हरियाणा में आपके राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए, वो अपने क्या नाम है उनका, राजस्थान में अभी कांग्रेस के प्रभारी कौन है बताता है ना? अरे यार वो अभी चेंज हुए, किसी वेणुगोपाल को चेंज करके किसको, हाँ अजय माकन, जो जाकर चुनाव लड़े हरियाणा में, पर हरियाणा में उसको कांग्रेस वालों ने हराया है। कुलदीप बिश्नोई है ना, जो कांग्रेस का विधायक है, और उस कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करके निर्दलीय को जिता दिया पर अजय माकन को हरा दिया। अब आप कहते हैं चुनाव क्यों करवाते? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को पता था कि क्रॉस वोटिंग करेगा, चुनाव तो करवाने पड़ेंगे ना। पार्टी कार्रवाई की ना, सोबरान को उसको भाजपा ने निलंबित कर दिया, निकाल दिया भाजपा से। अब अगले चुनाव में वोट मरी वो टिकट नहीं देगी, ठीक है। लेकिन क्रॉस वोटिंग दल बदल वाला कानून इन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। सदस्यता खत्म नहीं, पार्टी से निलंबित निष्कासित कर दिया उनको। पार्टी तो कार्रवाई करेगी करेगी, देखो अगली बार टिकट मिलना है नहीं तो बीजेपी छोड़ी जैसी बस गई बीजेपी सब। क्रॉस वोटिंग हुई, पार्टी खत्म। अब भाजपा में वो कभी नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। लिखो, और आपको पता कहने पर ही क्रॉस वोटिंग होती है, पहले कोई लालच आया है ना, तब लिखिएगा। लाइन बदल के लिखो, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, आर्टिकल 173। क्या हो गया? बंद कर दो तो। लिखो, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंद कर दे इसको। पानी दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं आ कहां से रहा है। लिखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बहुत वरिष्ठ बैच है, मेरे से फालतू की बातें नहीं करो। बाकी वाला बैच ऐसी लाइन बोलता ना तो फिर वो सोचता 3 दिनों तक कि ऐसी ऐसी बातें क्यों बोला। लिखो, वह भारत का नागरिक हो। लिख दिया? लिखो नंबर 2, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अच्छा, सारी आंखों खुली आंखों से बैठे हो, मैंने सोचा आधे नींद में, और आधा लिख दिया होगा 35, देख लो पड़ोसियों को। लिखो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। फिर लिखो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, पर अंतिम लिख दो, पागल या दिवालिया आदमी ना हो। पागल या दिवालिया आदमी ना हो, ऐसा व्यक्ति किसका चुनाव लड़ सकता है बताओ? लिखो, हेडिंग लगाओ, विधान परिषद के सदस्यों की, विधान परिषद के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, पब्लिक करके लिखो संरचना। पब्लिक करके क्या लिखा? संरचना। आर्टिकल कौन सा है? हाँ, लिखो आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 चुनाव की प्रक्रिया में नंबर 1 बात लिखो। नंबर 1 बात लिखो, कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट। मनोनीत किया जाता है, क्लियर? हाँ, लेकिन ये सदस्य कौन कौन से क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए? हाँ, लाइन बदल के लिखो, ये मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, पहले सहकारिता लिखो। एक मैडम कई दिनों से सवाल पूछ रहे थे, उनका आंसर है ये, सहकारिता व समाज सेवा में विशेषज्ञ होने चाहिए। मतलब ये क्रम है सही, समाज सेवा में विशेषज्ञ होने चाहिए, समाज सेवा में विशेषज्ञ होने चाहिए।
तो राज्यसभा में सही सदस्यों का क्रम तो होगा साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, और विधान परिषद में क्रम क्या होगा साहित्य विज्ञान कला सहकारिता और समाज सेवा। मतलब विधान परिषद में पहले सहकारिता बाद में समाज सेवा, ठीक है ना। ये विधान परिषद में क्रम है। शायद मैंने वो राज्यपाल में मनोनीत में पहले समाज सेवा लिखवा देगा, वहां थोड़ा सा करेक्शन आप कर देना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, अगली बात लिखो, राज्यपाल इसी मनोनीत वालों के बारे में लिखना, राज्यपाल गृह मंत्रालय की सिफारिश पर, राज्यपाल गृह विभाग लिखो, मंत्रालय मत लिखो। अब एक विद्यार्थी और बोलेगा मंत्रालय गलत लिखवा दिया, गृह विभाग की सिफारिश पर, गृह विभाग की सिफारिश पर मनोनीत करता है। खून पीने वालों की धरती पर कमी नहीं है, सुबह 7 बजे पीना शुरू करते हैं, रात को 10 बजे तक पीते हैं, लिखो। और ऑनलाइन वालों की तो बहुत बड़ी कमजोरी है, मतलब खून पीने में बहुत, 2 घंटे तो ऑनलाइन क्लास लेता हूं ना, उतनी 12 घंटे में ऑफलाइन पढ़ा के भी 2 घंटे ऑनलाइन वालों की तुलना करो, ऑनलाइन वाला बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि ऑनलाइन वालों की समस्या कमेंट करके दिखता नहीं है, अब तो मन में आए वो लिखता है, बड़ी गंभीर समस्या है, लिख लिया, उसको पता है मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं दिख तो रहा हूं, और कौन सा मेरे अंदर वो टीवी में घुस के कूटेगा मेरे को। ऑफलाइन वाले तो सोचते हैं कि इसका चेहरा आज अलग ही टाइप का दिख रहा है, मरने तक कल ही पूछेंगे, और पूछेगा तो एक बार समझाने से समझ तो जाए। ऑनलाइन वालों की बड़ी समस्या समझते नहीं है और मानते और नहीं है, और कुछ भी लिखते रहते हैं, गलत क्यों पढ़ा रहा है, अरे मेरे भाई नहीं पढ़ा रहा गलत, बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और उस विद्यार्थी को पता गलत नहीं है, लेकिन वो विद्यार्थी मेरे से पहले ऑफलाइन में पढ़ा, उसने अत्याचार सहन किया और उसका लिया जा रहा है बदला, उसको पता अब तू क्या करेगा, बता हाँ क्या कर सकते हैं, बताओ, लिखो। लिखेगा नंबर दूसरी बात लिखो, विधान परिषद में, नंबर दूसरी बात लिखो, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को संबंधित राज्य की विधानसभा के, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, कितनों को, 1/3 को। नेक्स्ट लिखो नंबर तीसरी बात, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों को, कितनों को, 1/3 सदस्यों को जिला परिषदों व तीनों ही नगरीय निकायों के, अब तीनों ही नगरीय निकाय कौन से समझ रहे हो ना, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तीनों ही नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है, नोट लगा के लिखो, लिखना ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, लाइन बदल के लिखो, नंबर 4 पे लिखो, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को, कितना को बताओ, 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि टीचर को अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए, आप क्वेश्चन में लिख दो अनुभव 3 वर्ष का, अनुभव 3 वर्ष का। नेक्स्ट लिखो, अंतिम बात लिखो, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को ग्रेजुएशन पास आउट अर्थात स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण, स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण, ग्रेजुएशन पास आउट, क्वेश्चन में लिखो कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण लोग निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो ये कितने तरीके हैं चुनाव के, 5। नेक्स्ट लिखो, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट और अंतिम बात लिखो, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत, नॉमिनेट, 1/6 सदस्यों को मनोनीत व 5/6 सदस्यों को, 5/6 सदस्यों को निर्वाचित, इलेक्टेड, निर्वाचित किया जाता है, क्लियर। यह होता है विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव का तरीका। भाई मामला यहां तक सभी के समझ में कोई दिक्कत नहीं है।
चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय बाय।